तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज से क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नीट 2020 एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कर दिया है, बस उनको फिनिशिंग टच चाहिए, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड मैं ये क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ उन्हीं बच्चों के लिए। ठीक है, तो पहले अपन चैप्टर स्टार्ट करें हैं, चैप्टर नंबर 2 जो कि 11th एनसीईआरटी से है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इसका जो वेटेज होता है वो नीट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं इसके अंदर से। ठीक है, कभी 4 क्वेश्चन तो कभी 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन लास्ट कुछ ईयर से इस चैप्टर से आ रहे हैं। इसके अंदर अपन लोग देखेंगे, पहले हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी कि फंजाई देखने वाले, प्लांटी एनिमेलिया भी इसके अंदर हल्का सा दे रखा है, लेकिन ये आगे वाले जो 2 चैप्टर आएंगे जैसे प्लांटी किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम, उनके अंदर अपन लोग इसको ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। देन वायरस, वायरॉइड, प्रियन एंड लाइकेन के बारे में इसके अंदर इस चैप्टर में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ स्टार्टिंग के अंदर ही, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके तुरंत बाद टेलीग्राम चैनल के अंदर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स की PDF आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी बच्चों के लिए। तो आप जैसे ही वीडियो देखिए उसके बाद में PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वीडियो देखने के तुरंत बाद आप एक बार एनसीईआरटी को जरूर रीड करना, एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। आपको खुद को ये फील होगा कि वाकई में एनसीईआरटी है वो कंप्लीट अपनी सॉल्व हो रही है, कंप्लीट अपन को समझ में आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से। तो देखो, वर्गीकरण क्यों जरूरी है, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है ऑर्गेनिज्म का, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि अपन लोग उनको अच्छे से स्टडी कर सके। क्योंकि आपको पता है 1.7 से 1.8 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए थोड़े छोटे छोटे ग्रुप बना दिए ताकि जो सिमिलर करैक्टर होते हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया। अगर उस ग्रुप में से अपन लोग 2 या 3 मेंबर की स्टडी कर ले तो कंप्लीट ग्रुप के बारे में अपन को पता चल जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया था अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने, जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में ही दे रखा है। उसने मोटा मोटा तौर पर प्लांट और एनिमल के अंदर उनको क्लासीफाई किया था कि जो यानी कि ऐसा बोलूँ कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो तो सारे प्लांट्स के अंदर रख दिए, और जिनके अंदर एब्सेंट होती है वो क्या हो गया, सारे एनिमल्स के अंदर रख दिए। अब प्लांट को भी उन्होंने क्लासीफाई किया था, कैसे, जो बड़े प्लांट थे जिनको ट्री बोलते हैं, शर्ब बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं, 3 कैटेगरी के अंदर उनको क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, हिंदी में इनको वर्क, झाड़ी, शाक ऐसा कुछ टर्म्स बोलते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वही बात करते हैं एनिमल्स के अंदर यानी कि प्राणी के अंदर, इनको क्लासीफाई किया गया था इनके ब्लड के कलर के बेसिस के ऊपर। जिनके कुछ ऐसे एनिमल थे जिनके अंदर रेड ब्लड था और कुछ ऐसे एनिमल थे जिसके अंदर रेड ब्लड एब्सेंट था। क्लियर हो गया, यानी जो लोअर एनिमल होते हैं उनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता, आपको मैंने पहले ही बताया था जब मैं पढ़ा रहा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो हायर एनिमल होते हैं, जो मतलब कि वेल डेवलप एनिमल होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, रेड ब्लड प्रेजेंट होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। वहीं अगर बात करते हैं स्टार्टिंग के अंदर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण। तो द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो याद रखना प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। यहाँ से याद रखना आपको, लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसके अंदर उसने प्लांटी एंड एनिमेलिया 2 ही कैटेगरी बनाई थी, एक तो प्लांटी और एक एनिमेलिया। अब देखो उनकी कमी क्या रह गई थी, उन्होंने ना तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस बताया, ना ही यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उनके अंदर डिफरेंस बताया, और ना ही ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनके अंदर उन्होंने डिफरेंस बताया। तो ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रह गया, सबसे बड़ी ये कमी रह गई। क्लियर हो गया। वहीं अगर बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम की, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आपको ये याद रखना, हैकल ने दिया था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये कॉपलैंड ने दिया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RHV टेकन 1969, तो याद रखना 1969 के अंदर ये दिया था RHV टेकर, जिसको अपन लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वही अगर बात करें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है, जो मैं आपको आगे अभी बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अपन लोग अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि किसने दिया था, RHV टेकर ने दिया था। ईयर भी याद रखना अपन को 1969 के अंदर। कौन कौन से 5 किंगडम थे, याद रखना, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। देखो मैंने इंग्लिश के टर्म्स में यूज किए और हिंदी के टर्म्स भी यूज किए हैं। जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी टर्म्स पे ज़्यादा फोकस रखे, और जो इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश वाले टर्म्स को ज़्यादा फोकस रखे। इनका आधार क्या था, ठीक है, RHV टेकर ने कौन कौन से बेस को फॉलो किया जिसके थ्रू उन्होंने इसको क्लासीफाई किया था। तो उनका बेस है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या क्या आधार है। मैक्सिमम जो उनका बेस था वो 3 कैटेगरी पे उन्होंने
बेस बनाया। कौन सा? पहला तो सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बोल दे कि कोशिका की संरचना कैसी है, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। अगर हम थैलस एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो किस तरह का होगा, यानी कि यूनिसेलुलर होगा कि मल्टीसेलुलर होगा। वही अगर बात करते हैं न्यूट्रिशन के, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रोफ होगा कि हेटरोट्रोफ होगा। तो मेन जो रीजन है इनके डिवाइडेशन का, इनका क्लासिफिकेशन का, तो वो याद रखना ये 3 ही है। अगर वहीं आए रिप्रोडक्शन तो ये भी आता है, और एक दे रखा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं है क्या। देखो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उसको बोलते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को लिंक कर रहा है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच के अंदर जो रिलेशन आ रहा है उसको ये बताने का काम करता है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं अपन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म, देखो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, या तो प्रोकैरियोटिक हो सकता है या फिर यूकैरियोटिक हो सकता है। अगर प्रोकैरियोटिक होगा तो कौन सा किंगडम होगा भैया, मोनेरा किंगडम होगा। वहीं अगर यूकैरियोटिक होता है तो आपको पता है प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई, एनिमेलिया, ये सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक ही होते हैं। इन्हीं के अंदर अगर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो तो कौन सा किंगडम होगा, प्रोटिस्टा। अगर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होगा तो कौन कौन से किंगडम होंगे, प्लांटी, फंगस एंड एनिमेलिया किंगडम होगा। क्लियर हो गया। वहीं अगर मैं विकास की बात करता हूँ, वहीं अगर मैं इवोल्यूशन की बात करता हूँ तो प्रोकैरियोटिक सबसे पहले आते हैं, देन क्या आता है यूनिसेलुलर, देन क्या होता है मल्टी सेलुलर। तो याद रखना प्रोकैरियोटिक में कौन आ जाएगा, मोनेरा। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में कौन आ जाएगा, प्रोटिस्टा। एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक में कौन आ जाएगा, प्लांटी, फंगस एंड एनिमेलिया आ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखा कि आर.एच. व्हिटेकर भी फेल हो गया था, इनकी भी भैया कोई ना कोई कमी थी। क्या कमी थी, एक्सप्लेन नहीं कर पाए यूकैरियोट्स के अंदर, लाइकेन के अंदर, वायरस के अंदर। इनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ना ही इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, सबसे बड़ी कमी रही आर.एच. व्हिटेकर की। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने बहुत अच्छा क्लासीफाई किया था, अच्छे से क्लासिफिकेशन किया था, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया अभी? ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, कार्ल वोस ने दिया था। क्लियर हो गया। अब कौन कौन सा है, देखो उसने 3 डोमेन बनाए थे सबसे बड़े। तो 3 डोमेन कौन कौन से, पहला आर्किया, एक बैक्टीरिया बनाया और एक यूकैरिया बनाया। आर्किया के अंदर उसने रखा आर्की बैक्टीरिया को। एक्चुअली मैं बताता हूँ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस उसने मोनेरा को थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया। ठीक है, अच्छे से उन्होंने क्लासीफाई कर दिया मोनेरा किंगडम को ही। तो मोनेरा को देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो आर्की बैक्टीरिया में कर दिया और एक बैक्टीरिया में कर दिया। ठीक है, तो मोनेरा को ही डबल कर दिया, बाकी तो सारे सेम है। यूकैरिया के अंदर कौन कौन आ गया, प्रोटिस्टा आ गया, फंजाई आ गई, प्लांटी आ गई एंड एनिमेलिया आ गया। ओके, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना, एनसीईआरटी के अंदर ही दे रखा है। देखो जो पहले क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला थे, इनकी जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है इनके अंदर। अगर इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो पहले इसको किस में रखा गया था, प्लांटी के अंदर रखा गया था। लेकिन अभी किस में रखते हैं इन दोनों को अपन लोग, ये प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है। वही अगर बात करते हैं पैरामीशियम एंड अमीबा की, तो पैरामीशियम एंड अमीबा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। तो पहले इसको किस में रखा गया था, एनिमेलिया में रखा गया था, लेकिन अब अपन इसको किस में पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ने। तो अब याद रखना क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर ये आते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है अच्छे से। अब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं मोनेरा किंगडम की, चलो पढ़ते हैं। मोनेरा के अंदर याद रखना सभी बैक्टीरिया आते हैं वो मोनेरा के अंदर ही आते हैं। क्लियर हो गया, जितने बैक्टीरिया वो सारे के सारे किस में आ गए, मोनेरा किंगडम में आते हैं। अब ये हर जगह प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी में तो बहुत खतरनाक लाइन लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी में लिखा है कि मुट्ठी भर मिट्टी के अंदर बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। गर्म जल के झरने में मिल सकते हैं, मरुस्थल में मिल सकते हैं, बर्फ के अंदर मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर मिल सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, हर कहीं जहाँ मतलब नॉर्मल पर्सन नहीं रह सकता, या नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म है, अदर ऑर्गेनिज्म वो नहीं रह सकते, वहाँ पर भैया बैक्टीरिया रह सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर अगर हम बात करें बैक्टीरिया, तो कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं उनको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखना। पहला कोकस। कोकस ये जो होता है इसकी शेप कैसी होती है, गोलाकार होती है, स्फेरिकल शेप होती है। एग्जांपल आपको याद रखना, डिप्लोकोकस। क्लियर होगा। वही बात करते हैं सेकंड की, बैसिलस। बैसिलस की जो शेप होती है वो रॉड शेप होती है, हिंदी में उसको छड़ाकार बोलते हैं। एग्जांपल आपको याद रखना, ई कोलाई बैक्टीरिया। वही अगर बात करते हैं स्पाइरिलम, स्पाइरिलम जो होते हैं इसकी जो शेप होती है वो सर्पिलाकार होती है। स्पाइरिलम की शेप कैसी होती है, सर्पिलाकार होती है। और इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना, हेलिकोबैक्टर पायरोली। वहीं अगर बात करते हैं फॉर बैक्टीरिया की, जो है
है विब्रियम, जिसकी शेप कैसी होती है, कॉमा शेप्ड होती है, और इसका याद रखना आपको एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरी। बोलो क्लियर हो गया। मोनेरा के अंदर जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो आपको सेकंड पैराग्राफ के अंदर नीचे यही सब चीज़ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनके डायग्राम भी है, तो वो सारे डायग्राम आपको अच्छे से आने चाहिए। डायग्राम को आपको देखना पड़ेगा। पहला कोकस है, दूसरा बेसिलस है, तीसरा स्पाइरल है, और चौथा विब्रियो है जो कि कॉमा शेप्ड होता है। क्लियर हो गया। जस्ट इसके बाद आप एक बार एनसीईआरटी को जरूर रीड करना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग न्यूट्रिशन की, कि बैक्टीरिया के अंदर जो पोषण होता है वो किस प्रकार से होता है। देखो बैक्टीरिया के अंदर 3 प्रकार से पोषण होता है। बैक्टीरिया के अंदर 3 प्रकार से पोषण होता है। या तो वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि खुद भोजन का निर्माण करते हैं, या हेटरोट्रॉफ होते हैं, यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, या सिम्बायोटिक होते हैं, यानी कोई वो संबंध या रिलेशनशिप बना के रखते हैं कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में। अगर जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फोटोट्रॉफ यानी कि वो प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, या फिर कीमोएटोट्रॉफ यानी वो केमिकल से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। वहीं अगर बात करते हैं हेटरोट्रॉफ की, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक तो सेप्रोफाइट होता है, एक पैरासाइट होता है। सेप्रोफाइट बैक्टीरिया वो होते हैं जो मरे हुए पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वहीं अगर बात करता हूँ मैं पैरासाइट की, तो वो एक लिविंग होस्ट से अपना भोजन लेता है, जीवित जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है। सिम्बायोटिक की बात करते हैं तो जो राइजोबियम होते हैं वो लेग्यूम यानी कि जो दलहनी पादप होते हैं उनके जड़ के अंदर ये सहजीवी संबंध बना के रखते हैं। एक्चुअली करते क्या है, राइजोबियम लेग्यूम को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है। और वहीं लेग्यूम उनको क्या देता रहता है, भोजन देता रहता है। तो एक तरह का ये म्यूचुअलिज्म हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। ओके। वहीं अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो आगे आपको एनसीईआरटी में एक लाइन देखने को मिलेगी जो पेज नंबर 19 के अंदर फर्स्ट लाइन आएगी। उसके अंदर लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया की जो संरचना होती है वो तो बहुत ईजी है, बहुत सरल संरचना है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। अब ये किस बेसिस पे ये लाइन लिखी हुई वो थोड़ा समझते हैं। ध्यान से देखना, बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंपल क्यों है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है भैया, और प्रोकैरियोटिक के अंदर आपको पता है सेल ऑर्गेनल्स कुछ भी ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। वहीं अगर बात करें उनका बिहेवियर का, तो बिहेवियर कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि अभी आप ऊपर देख रहे हो कि उनका जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होता है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे आपने अभी ऊपर ये सब कुछ देखा हुआ है। क्लियर हो गया। तो आप ये समझ में आ गया पॉइंट। ओके। मोनेरा के अंदर 2 चीजें अपन लोग पढ़ते हैं, एक तो आर्की बैक्टीरिया होता है और एक यू बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया होता है और दूसरा यू बैक्टीरिया होता है। चलो आर्की बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। और ये जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो मैंने एनसीईआरटी से ही लिया गया है, तो कंप्लीट आपको ये समझ में आ जाएगा। आर्की बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं अपन आद्य बैक्टीरिया या फिर आद्य जीवाणु बोलते हैं। ध्यान से देखना, ये स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन दे भी रखी है, और ये एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर रहते हैं, यानी विषम परिस्थिति के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इनकी जो सेल वॉल होती है, अब क्यों कर सकते हैं, देखो सेल वॉल का खेल है। इनकी सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड एंड लिपोप्रोटीन की बनी होती है। याद रखना, पॉलीसेकेराइड एंड लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जो कि ब्रांच्ड होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, जो कि कैसी होती है, ब्रांच्ड यानी शाखित सेल वॉल इनके अंदर होती है। अब इनके अंदर दे रखा है हेलोफिलस, थर्मोएसिडोफिलस एंड मेथनोजिनस। तो हेलोफिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, वो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रहते हैं। ठीक है, जो कि जटिल लवणीय क्षेत्र में भी ये सर्वाइव करते हैं। थर्मोएसिडोफिलस जो होते हैं वो गर्म झरने के अंदर सर्वाइव करते हैं, यानी कि मिलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं मेथनोजिन बैक्टीरिया की, तो वो मार्ची एरिया यानी कि जो दलदल वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर गट ऑफ काउ या फिर बाफेलो की बात करें रुमेन के अंदर मिलता है, बायोगैस प्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है। वहीं अगर अपन लोग बात करते हैं, अच्छा इतना कुछ हो गया, चलो इसमें इतना ही है, तो अपन को ये सब कुछ आना ही चाहिए। ठीक है। एक चीज़ वैसे और भी होता है लेकिन आपके काम का नहीं है, वो बेरोफिलस होता है। बेरो का मतलब क्या होता है, प्रेशर, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दाब के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो बेरोफिलस को अपन लोग बोलते हैं। बोले इतना क्लियर हो गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। इसके बाद आप तुरंत, मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 एक बार आप ये सब वीडियो देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी जरूर रिवाइज करना, जरूर उसकी रीड करना, ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। उसके बाद बात करते हैं अपन लोग यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू यानी कि वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है वो अदर बैक्टीरिया से थोड़ी सी कठोर होती है, सॉलिड होती है। इसी बेसिस पे अपन इसको पहचानते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खुद का भोजन खुद बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक भी 2 टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक करते हैं, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी प्रकाश यानी सनलाइट से वो अपना भोजन बनाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो
कीमोसिंथेटिक होते हैं। जो क्या होते हैं? कीमोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि जो रसायन से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? तो याद रखना फोटोसिंथेसिस के अंदर अपन लोग कौन कौन से पढ़ते हैं? साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखना इस चीज़ को, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। ये कॉलोनी बना के भी रखते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और ये फिलामेंटस भी होते हैं, यानी तंतुमय। फिलामेंटस का आपको डायग्राम भी दे रखा है, याद रखना, जो कि नॉन स्टॉप का डायग्राम है। एक आपको ऐसे फिलामेंट टाइप का एक डायग्राम दे रखा, जिसके अंदर जिसके बाहर एक श्लेष्मा की जिलेटिन का एक लेयर सी बनी होती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा डायग्राम के अंदर, एनसीईआरटी में दे रखा है, और उसी के अंदर एच शेप्ड, एच आकार का एक हेटेरोसिस्ट भी प्रेजेंट होता है। वहीं अगर बात करते हैं इन बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो कि हायर प्लांट के इक्वल होता है। हायर प्लांट के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। वहीं अगर बात करते हैं तो ये प्रदूषित जल में बहुत ही ज़्यादा फलते फूलते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ये एल्गल ब्लूम बोलते हैं, जो कि पोल्यूटेंट वाटर के अंदर ये सर्वाइव करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फैलते हैं। हेटेरोसिस्ट जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया थी, इसका काम क्या होता है? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जैसे कि एनेबिना नोस्टो के अंदर ये प्रेजेंट होता है, जो कि डायग्राम डायग्राम के अंदर भी आप लोग इसको देखोगे। सेकंड बात करते हैं कीमोसिंथेटिक के अंदर। तो कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल्स के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। जैसे इनका जो मेन रोल होता है वो क्या होता है? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर पोषक जो पदार्थ होते हैं, पोषक जो तत्व होते हैं, उनका ये रिसाइकलिंग का काम करते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर साइकिल के अंदर ये अपनी भूमिका निभाते हैं। बोलो क्लियर हो गया इतना? ओके। अब हेटरोट्रोपिक की बात करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा होता है, ऑटोट्रोपिक से भी ज़्यादा होता है हेटरोट्रोपिक। क्लियर हो गया? ठीक है। मोस्ट अबंडेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रोपिक ही होते हैं। मैक्सिमम डिकम्पोजर्स होते हैं, जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो अपघटक का काम करते हैं। ठीक है। उपयोग क्या है इनका, यानी यूजेज क्या है? तो कर्ड फॉर्मेशन यानी दही का निर्माण करना, जो कि लैक्टोबैसिलस होता है। एंटीबायोटिक्स का निर्माण करना। ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी ये रोल करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट की बात करते हैं तो हार्मफुल इफेक्ट में कौन कौन आएगा? एक तो कॉलेरा आ गया, ठीक है, टाइफाइड आ गया, टिटनेस आ गया एंड सिट्रस कैंकर आ गया। तो एनसीईआरटी के अंदर तो इनके पॉजिटिव एजेंट नहीं दे रखे, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन किया, क्या पता एग्जाम के अंदर ये आ जाए। तो जो कॉलेरा होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है विब्रियो कोलेरी। टाइफाइड का होता है साल्मोनेला टाइफी। टिटनेस का होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी एंड सिट्रस कैंकर का होता है जेंथोमोनास सिट्राई होता है। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये दो टाइप का करता है, सेक्सुअल भी करता है और एक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये एंडोस्पोर भी बनाता है और बाइनरी फ्यूजन से भी। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब तो ये बाइनरी फ्यूजन करता है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। विपरीत परिस्थिति में ये बीजाणु का निर्माण करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये कॉन्जुगेशन शो करता है, जो कि प्लाज्मिड के थ्रू होता है। ठीक है। इसके अंदर अपन डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है। अदरवाइज आपको पता होगा इसके अंदर प्लाज्मिड एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, जो कि डीएनए के इक्वल से स्ट्रक्चर होती है, वो एक्सचेंज होता है। देन अपन बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ें पढ़ना नहीं है। माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या? सेल वॉल एब्सेंट होती है। वहीं अगर बात करते हैं तो ये प्लूरोमॉर्फिक होते हैं। प्लूरोमॉर्फिक का मतलब सेल वॉल एब्सेंट है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो संरचना होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है। इसलिए अपन इनको जॉकर भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये भी आप याद रखना, इनको अपन लोग जॉकर भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोना लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि माइकोप्लाज्मा ही है। और ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। देखो नॉर्मली तो ये ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन कभी उनको ना मिले तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑक्सीजन के बिना ही जीवित रहते हैं, नहीं, ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है। इनके पास दोनों पॉसिबिलिटी है। वहीं अगर बात करते हो तो माइकोप्लाज्मा एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर भी रोग करते हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीटली हो गया अपना जो आज का मटेरियल था, जो कि क्या था, अपने पहला तो क्लासिफिकेशन देख लिया था इनका अच्छे से, साइंटिस्ट के नाम अपन को याद रखना है। क्लियर हो गया? उसके बाद मोनेरा किंगडम अपन ने देख लिया, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। अब मैं आपको एक ही बात रिकमेंड करूंगा कि भैया प्लीज़ अब एनसीईआरटी खोलो और मोनेरा वाले तक पूरा आपको पढ़ना है। प्रोटिस्टा से पहले कंप्लीट एनसीईआरटी से आप इसको रीड आउट कर लो। क्लियर हो गया? सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो कि अभी आपको पीडीएफ के फॉर्म में वो भेज देता हूँ मैं। तो आप टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होती है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।